प्यारे दोस्तों, वेलकम टू बड़े भैया। बड़े भैया में मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम अपने 60 दिन के प्रोग्राम का श्री गणेशाय नमः करते हैं। सबसे पहले हम नाम स्मार्ट पॉलिटी क्यों रखे हैं। स्मार्ट का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यही है कि हमको भैया टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, सेलेक्टिवली पढ़ना है और PYQs को ऐसा पढ़ना है कि PYQs आसानी से हमसे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे क्या चाहते हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं। हम आपसे ये चाहते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पे शेयर कीजिए। जो भी इशूज़ हो रहे हैं आप अपने इशू ग्रीवांसेस को हमको बताइए, जिससे हम और इम्प्रूव कर सकें। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने थॉट्स को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। इस चैप्टर्स में हम सब क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज और सिटीजनशिप। ये 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कम इम्पॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, चूँकि ये पहला सेशन है तो हमको आपको सब बताना होगा कि क्या कैसा कोर्स रहेगा, वीडियोज़ का लेंथ क्या होगा, सारे डिटेल्स। तो जनरली मैं प्रयास करूँगा कि हर वीडियो का लेंथ एटलीस्ट 25 मिनट से ज़्यादा ना हो, तो 25 मिनट से कम हो। और UPPCS में आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल्स को हम पूरा हमारा मकसद ये है कि आपको अलग से रटना ना पड़े। हम आर्टिकल्स को मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे आर्टिकल्स का यूज हुआ है तो हम आर्टिकल्स नोट्स में लिखा हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको अलग से आर्टिकल्स याद ना करना पड़े। जैसे आप कोई स्केड्यूल्स पढ़ रहे हैं, कोई पार्ट्स पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो जो एसोसिएटेड आर्टिकल्स होंगे वहाँ पे दिए रहेंगे। तो आर्टिकल्स को इंटीग्रेट करके मैंने प्रयास किया है कि आपको समझाऊँ। PYQs को आपको डेली सॉल्व करना है। आज जैसे मैं 5 चैप्टर्स ख़त्म कर दूंगा, तो आपको 5 चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करने हैं। उसके बाद आर्टिकल्स मैंने बता ही दिया कि मल्टीपल टाइम्स यूज किए गए हैं। कंटेंट्स आर डिजाइन टू इंश्योर टॉपिक्स आर रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। अब आपको एक चीज़ मैंने एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कहीं नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा नहीं हो जाएंगे जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। भाई मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहा हूँ, मैं खुद चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ पेजेस कम से कम हो, बट चूँकि 60 डेज़ कोर्स का लेंथ है और उसके बाद आपके पास 12 से 13 दिन बचेंगे। तो अगर हमको 8 डेज़ में पॉलिटी को ख़त्म करना है, तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि 8 डेज़ के अंदर ही मल्टीपल टाइम्स आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते रहें। इसीलिए हमने क्या किया है कि बार बार चीज़ों को किसी न किसी तरीके से कंटेंट्स में मैं डाला हूँ, तो जिससे कि बिना जाने आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ों को आप बार बार पढ़ते होंगे। तो ये इस चीज़ का कारण थोड़ा सा कंटेंट लगेगा ज़्यादा, बट बहुत सेलेक्टिव है। विड्थ ज़्यादा रखा गया है, साइज़ जो फॉन्ट है, और स्पेस ज़्यादा दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा लग रहा होगा कि कंटेंट ज़्यादा है, बट कंटेंट बहुत लिमिटेड है। उसके बाद टारगेट हमारा क्या है, कंप्लीट ऑल द एसेंशियल्स टुडे इटसेल्फ। आपको जो ये 5 टॉपिक्स दिए हैं, इसमें आपको मास्टरी आज ही कर लेनी है। ऐसा नहीं कि अब आपको कल के लिए छोड़ना है कि कल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आज ही आपको 5 में एकदम परफेक्ट होना है, तभी आप जाके पूरे कोर्स प्लान को सही से फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको पता है कि नेचर ऑफ एग्ज़ाम जो है अभी भी फैक्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट्स भी वो पूछ रहे हैं तो उसमें फैक्ट ज़रूर डाल रहे हैं। तो आपको डेटा और फैक्ट्स पे विशेष ध्यान रखना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है भी होंगे, जैसे पहला ही चैप्टर हमारा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज़ बहुत ही कम है, तो इस ऐसे चैप्टर्स में मेरा रोल थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट और डेटा के साथ कॉन्सेप्ट्स है, वहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा कि कैसे आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद देखो दोस्तों, हाउ टू अंडरस्टैंड इवन फैक्ट। ये चीज़ जैसे आपको लग रहा होगा कि जो फैक्ट्स जैसे स्केड्यूल्स हो गया, पार्ट्स हो गए, इनको आप सोच रहे होंगे कि केवल डेटा और फैक्ट्स है। ऐसा नहीं है, इनको भी लॉजिक और रीजनिंग के साथ पढ़ना होगा, तब जाके आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा। मैं पहले ही बताया था जो गूगल मीट पे सेशन था कि आपको सभी टॉपिक्स को रटना नहीं है, उसको एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तब जाके आप समझ पाएंगे कि उसका इसेंशियल्स क्या हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे स्केड्यूल्स और पार्ट्स को मैंने बता दिया कि इनको भी मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, जिससे कि आपको याद कम से कम करना पड़े।
तो दोस्तों इस तरीके से हम आज इन 5 चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो जब ब्रिटिश पीरियड था हमारे देश में, उस समय ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हो चुका था। तो उसमें ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट्स हैं, ब्रिटिश एक्ट्स थे, वह उन सबको पढ़ना पड़ता है। तो आप जो एक चैप्टर है जिसमें एक्ट्स वाले दिए गए हैं 1773, 1793, ये सब चीज़ें ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, इसलिए मैंने इसको यहाँ कवर नहीं किया हूँ। तो हम जो प्योर पॉलिटी से रिलेटेड है उसको कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स एंड डिमांड। तो एग्जाम में देखिए क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट डिमांड ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन का किसके द्वारा था, तो एम.एन. राय के द्वारा 1934 में। उसके बाद लेटर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में इस टॉपिक को लिया। अब ब्रिटिश, अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश एक्सेप्टेंस कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कब उन्होंने पहली बार माना कि हाँ भाई ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, तो ये था अगस्त ऑफर में। अगस्त ऑफर आप पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है मेनली बाय इंडियंस। तो वो जो प्रोविजन था उसका मतलब था कि इंडियंस विल फ्रेम दियर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें मेनली इंडियंस होंगे। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगस्त ऑफर में हम पहली बार ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के पास होना चाहिए। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में आप जानते हैं, ये सब मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा नहीं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस एक्ट के, किस प्लान के अंदर बना था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। कब बना था, मई 1946 में। पहला सेशन ये ज़रूरी नहीं है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, उसको आप टिक लगाते रहिएगा। और मैं ये भी बताता रहूँगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनाया गया था। उसके बाद पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट क्या थे, ये भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा आइडिया रहना चाहिए आपको कि जो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट नहीं थे, पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो यहाँ पे देखो बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि यूपी पीसीएस कुछ लड़के आरओ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ और भी स्टेट्स का एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था। उसके बाद इनिशियल मेंबरशिप 389 था। क्या आपको याद करना है? नहीं भाई, याद नहीं करना है, बस आप इससे ये समझिए कि 389 इनिशियल मेंबरशिप था, उसमें प्रोविंसेस भी थे, प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो अगर एग्जाम में पूछा ये जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें प्रिंसली स्टेट्स का कोई मेंबर्स नहीं थे, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स भी, उनके भी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो ऐसे आपको थोड़ा लॉजिक और रीजनिंग के साथ पढ़ना होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सकें। आफ्टर पार्टीशन डेफिनेटली मेंबर्स कम हो जाएंगे क्योंकि कुछ चले जाएंगे पाकिस्तान की तरफ। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट था। तो ये इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें जो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स से मेंबर आए थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। किसके द्वारा इलेक्टेड थे? थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि उनके जो पॉपुलेशन स्टेट के थे उनके बेसिस पे हमने उनको नंबर्स अलॉट किया था डिफरेंट स्टेट्स को, और उसके बेसिस पे उनके रिप्रेजेंटेशन थे। तो इतने से बस आपको दो चीज़ जानना है, एक परमानेंट प्रेसिडेंट और एक इनिशियल मेंबरशिप में प्रिंसली स्टेट्स भी थे, ये आपको याद रखना है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन था, बस इतनी चीज़ आपको जानना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अब कुछ इवेंट्स क्रोनोलॉजी पे हम जाते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए यहाँ पे भी दिया था फर्स्ट सेशन, वही फर्स्ट मीटिंग है, तो इसका इम्पॉर्टेंस नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आइडिया आपको दिया जा रहा है कि अगर एग्जाम में पूछ ले क्रोनोलॉजी टाइप का क्वेश्चन, शायद पूछा भी गया है ये, कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बाद जो है हमारा एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप अभी प्रियम्बल में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ते हैं ना, ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव हम आज ही पढ़ेंगे इसको प्रियम्बल में। तो ये 26, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर उसके बाद लास्ट सेशन एंड सिग्नेचर 24 जनवरी 1950। अब 2 दिन पहले
26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले। इन्फोर्समेंट रिपब्लिक डे के दिन हुआ था, तो उससे 2 दिन पहले लास्ट सेशन था। अब ऐसे सोचो ना, 26 जनवरी 1950 के बाद तो लास्ट सेशन नहीं होगा ना। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग इसको याद करने लगेंगे, याद मत करो। अगर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ऐसे सोचो, पहली मीटिंग डेफिनेटली 1946 में होगा, उसके बाद ही ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की जाएगी, उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, और लास्ट सेशन है सिग्नेचर। अब रिपब्लिक डे जिस दिन इन्फोर्समेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे पहले ही लेंगे हम। तो कुछ आपको लॉजिक जरूर सेट करना होगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर एंड कमेटीज़ में। टोटल कमेटीज़ कितनी थी? 22। 10 प्रोसीजरल थे, 12 सब्सटैंटिव थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं जानना है। की कमेटीज़ एंड चेयरमैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, इसको याद होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, कैसे याद करना है, ये सब चीज़ें आपको जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी तो भैया पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी अम्बेडकर सर इसके प्रेसिडेंट थे, चेयरपर्सन थे। अब इसके मेंबर्स भी आपको पता होने चाहिए, इनके मेंबर्स कौन थे। इसका चाहे आप एक्रोनिम बना लो या कोई भी तरीके से इसको याद रखना मस्ट है। अब उसके बाद आते हैं, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, उसके बाद आते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़, यूनियन पावर्स कमेटी और स्टेट्स कमेटी। मैंने अलग अलग करके इसलिए नहीं दिया है कि आप एक साथ अपना ट्रिक या जो भी बना लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन तीनों कमेटीज़ के क्या थे? चेयरपर्सन थे। तो अब कैसे याद करना है मैं बताता हूँ, समझो बात को। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? प्राइम मिनिस्टर बनते, आगे बनेंगे, तो ये सबसे मेन पर्सन थे, सबसे मतलब कि मतलब हेड थे हर चीज़ के। तो सब जो पावर्स कमेटी होगी, पावर्स कमेटी, पावर किसके हाथ में दोगे? जो हेड है उसी को दोगे। तो यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास होगा। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या जो पूरा ब्लूप्रिंट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? मतलब इसके अंदर सारी कमेटीज़ होंगी, ऑल्दो ये एक कमेटी है लेकिन इसके ही सुपरविजन में बाकी लोग काम करेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रोविंशियल, ये सब इसके अंदर होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू साहब होंगे। अब हम बताते हैं स्टेट्स कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में डिफरेंस कैसे याद रखेंगे। देखिए, आपको पता है कि जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडियन जो यूनियन था उससे मिलाने में किसका योगदान था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या होगा, स्टेट्स कमेटी देखेंगे, सोचेंगे और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जरूर दिया रहेगा, तो आपको लगेगा कि ये तो हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं किस कमेटी के चेयरपर्सन? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरपर्सन। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपको जो प्रोविंसेस को हमारे यूनियन से मिलाना है, उसके लिए सरदार भाई पटेल रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन स्टेट्स कमेटी उसके जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आपको पढ़ना होगा। बाकी ये जो एडवाइजरी कमेटी एंड फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज हैं, इसको बस देख लो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं आगे। तो स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ। अब देखो, स्टीयरिंग कमेटी मतलब ड्राइवर का रोल, जो स्टीयर को जो घुमा रहा है, प्रेसिडेंट को दे दी जाती है जिम्मेदारी, भाई आपके ही नाम पे आप ही लोगों को दिशा दिखाएंगे। तो स्टीयरिंग कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, अब आप सब जानते होंगे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर स्पीकर चेयरपर्सन होता है उसका, ये रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर कमेटी होती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एक तरीके से चेयरपर्सन थे। चेयरपर्सन किस चीज़ के थे? अभी आपने पढ़ा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरपर्सन का मतलब, देखो आप बात को समझो, उस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो उस पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग अलग थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों अलग अलग थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तरीके से देखा जाए तो एक चेयरपर्सन थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगर चेयरपर्सन हुए तो स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और ये इन दोनों को बस याद रखो, यही दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों एक तरीके से स्पीकर का रोल जो होगा वही इन दोनों का चेयरपर्सन होगा। और आज भी हमारा स्पीकर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। तो स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
हाउस कमेटी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रेडेंशियल कमेटी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एडहॉक कमेटी या नेशनल फ्लैग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या पता चला दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी हमको पढ़ना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी और स्टेट्स कमेटी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और पावर्स कमेटी में आप नहीं भूलोगे जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं। स्टेट्स कमेटी और प्रोविंशियल कमेटी में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ऐसे सोचो, प्रोविंशियल जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंसेस को जोड़ेंगे। लेकिन स्टेट्स जो हो गया वो स्टेट्स मतलब थोड़ा नहीं होता, स्टेट है ये, आयु स्टेट मतलब स्टेट पावर को दिखाता है। तो स्टेट पावर और कॉन्स्टिट्यूशन ये सब जवाहरलाल नेहरू देखेंगे। स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी मतलब चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। बाकी ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेजर सब कमेटीज़ में आते हैं। अगर मेजर सब कमेटीज़ में कभी भी पूछा जाएगा तो फंडामेंटल राइट्स पूछा जाएगा, बाकी बस दे दिया गया है कि आप देख लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एक बार देखते हैं। देखो फिर से देखो, मैं क्यों बार बार लिखा हूँ, नोट्स में लिखा हूँ, बार बार आपको रिवाइज होता रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन किसके थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। आगे आएगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उसमें यहाँ लॉ मिनिस्टर आप पहले पढ़ ले रहे हैं, फिर रिवीजन होगा आगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए थे, ये प्रियम्बल में आप पढ़ेंगे कि प्रियम्बल इसी पे बेस्ड है। वेरियस कमेटीज़ के चेयरपर्सन थे, बताओ कौन कौन से कमेटीज़ थे, तुरंत बताओ कौन कौन थे। स्टेट्स कमेटी, पावर्स कमेटी, तीसरा कमेंट में लिखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन। तो आपको क्या याद रखना है, केवल प्रोविंशियल कमेटी। बी एन राव, ये आप आगे पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे जो कि ओरिजिनल ड्राफ्ट को बनाए थे। अब आते हैं दोस्तों, टिडबिट्स का मतलब सिंपल सा है कि जो एकदम दिमाग में एकदम भरा रहना चाहिए, तुरंत कोई पूछे तुरंत बताओ। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म किस मिशन के अंदर, पहले ही बताया जा चुका है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, नॉट क्रिप्स मिशन या इंडिपेंडेंस एक्ट। ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए हमने इसको ऐड किया है। मेंबर्स इलेक्टेड कैसे हुए थे, अभी हमने आपको बताया था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, नॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स, ये मैंने बताया था आपको कि एकदम याद रखना है। तो 7 मेंबर्स थे, कैसे याद रखोगे, देखो मैंने कैसे याद किया है, BNSD। अब इसमें BNSD एक स्कूल था यूपी बोर्ड का, काफ़ी फेमस था। तो BNSD, तो इससे क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, N गोपालास्वामी अयंगर, S से सादुल्ला, D से DP खेतान। और DP खेतान को आपको नहीं याद करना है, TT कृष्णामाचारी, क्योंकि इन्होंने रिप्लेस्ड बाई TT कृष्णामाचारी। तो जो रिप्लेस्ड हुए हैं आपको वही याद करना है। तो अब इससे ऐसे सोचिए, आपको BNSD में डॉक्टर KM मुंशी थे, तो ये हो गया BNSD। तो आपके ये हो जाएंगे BNSD। अब बच कौन रहे हैं, अय्यर, TT कृष्णामाचारी और N माधव राव। तो आपको BNSD तो याद हो गया, बाकी अय्यर, कृष्णामाचारी और माधव राव 2-3-4 बार बोल देना, याद हो जाएगा सातों कमेटीज। और कुछ अच्छा होगा तो आप ग्रुप्स में शेयर कर देना किसी के पास होगा तो। टाइम टेकन, ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। टोटल सेशंस कितने लिए गए थे, टोटल सेशंस 111 सेशंस थे एंड 165 डेज ऑफ सिटिंग्स थे। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट टाइम टेकन था। वुमेन मेंबर्स पता होना चाहिए, हाँ भाई वुमेन्स थी, 15 मेंबर्स थे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हम पहले देख चुके हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड जब हमारा 15 अगस्त 1947 को रिपब्लिक डे तो 26 जनवरी को हुआ, इंडिपेंडेंस डे से पहले अगस्त में था, ये जुलाई में था। फिर उसके बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी 284 मेंबर साइन किए थे, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो कुछ फिर से वही रिपीट हो रहा है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पावर, स्टेट्स और जवाहरलाल नेहरू और किसके थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पावर्स और स्टेट्स। ड्राफ्टिंग कमेटी जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रूल्स ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने बताया था रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी थे। ये 2 एग्जाम में बहुत पूछते हैं अगर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड पूछना है तो। बार बार चीज़ों को इसीलिए दिया जा रहा है जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं। ये पहले डिस्कस किया जा चुका है
तो ये आप देख लीजिएगा। ये दोस्तों हर टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए मेमोरेबल कोट्स क्या हैं, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो जो एक या दो हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो उसको पढ़ना है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है कि द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज द इंडिया। तो क्यों बोला गया, क्योंकि देखो जो आप मेंबर्स देख रहे थे मैक्सिमम मेंबर्स कांग्रेस के थे, इसीलिए बोला असेंबली वाज द कांग्रेस। और कांग्रेस वाज इंडिया बोलने का मतलब क्या था कि कांग्रेस ही, क्योंकि जब असेंबली के सभी मेंबर्स लगभग कांग्रेस के थे तो एक तरीके से देखा जाए पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, कांग्रेस, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। सरदार पटेल इन डिबेट्स में क्या बोले थे, रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ड्राफ्ट बाय बी एन राव हमने पहले ही देख लिया है। नेशनल फ्लैग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडहॉक कमेटी थी, ये पहले ही देखा जा चुका है। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पहला कैबिनेट बनाया था 15 अगस्त 1947 को, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जी थे, एक्सटर्नल अफेयर्स भी इन्हीं के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर क्या था, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी थे हमारे देश के, और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग। तो होम हमको याद रखना है, डिप्टी तो आपको पता ही है। नेहरू जी के साथ क्या याद रखना है, एक्सटर्नल अफेयर्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है, बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, ये फूड एंड एग्रीकल्चर थे। जो एग्जाम में पूछा जाता है, लॉ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके 2 बुक्स बहुत फेमस है, अल हिलाल, याद रखना है इसको। उसके बाद जो आपको याद रखना है, जगजीवन राम जी का, भाभा जी का याद रख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशंस थे। उसके बाद आप बस देख लीजिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। 1-2 बार और पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे से आपको ये तैयार हो जाएगा। अब हम सब आते हैं दोस्तों साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए खुद से होंगी, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लॉजिक हमको पता होना चाहिए क्यों ऐसा है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछ लेंगे कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ 2-3 पॉइंट उसमें दे देंगे। तो सबसे पहले 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। फिर उसके बाद रीजन क्या है, इट इनकॉर्पोरेट्स प्रोविजंस फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस। अब ये जो मेनी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस लिए गए हैं, ये तो एग्जाम में फेवरेट टॉपिक है उनका, ये कहाँ से लिया गया है, प्रोसीजर टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, तो ये सब आगे आप पढ़ेंगे। डिटेल्ड फेडरल अरेंजमेंट्स हैं, जो हमारे पास आर्टिकल 246 हो गया, 3 लिस्ट उसमें होते हैं, वो सब हर स्टेट के पास, स्टेट कहाँ लेजिस्लेट कर सकता है, कौन से कंकरेंट पावर्स के अंदर हैं, कौन केवल यूनियन कहाँ पे लेजिस्लेट कर सकता है, काफ़ी डिटेल्ड में दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सब कुछ दिया है। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, बार बार लिखने का मकसद यही है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएं। उसके बाद डिटेल्ड सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर इनिशियली, जो कोई अब तो हटा दिया गया है। उसके बाद सॉवरेंटी रिसाइड्स इन द पीपल, द प्रेम्बल स्टार्ट्स, प्रेम्बल जब हम पढ़ेंगे देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अल्टीमेट जो सोर्स है, जो इस हमारे देश को जो पावर देता है, कौन पावर देते हैं, हम सब, वी द पीपल ऑफ इंडिया देते हैं। तो पीपल सॉवरेंटी इज द फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक। अ प्रेम्बल, आर्टिकल 1, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया इज a sovereign democratic republic where the head of the state is elected. UAF, universal adult franchise, ensures every adult citizen's right to vote without discrimination. अब ये सब आर्टिकल्स क्यों मैं बार बार दे रहा हूँ, आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट इलेक्शन से, और ये 326 राइट टू वोट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखो। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम विद फेडरल स्ट्रक्चर, द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, अगले 3 या 4 सेशंस में हम आपको ये बताएंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से बताया जाएगा। ड्यूल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है हमारे यहाँ, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, डी ज्यूरी होते हैं, डी फैक्टो होते हैं, तो ये डी ज्यूरी होते हैं, कैसे याद रखोगे ये भी मैं बताऊँगा आगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा होते हैं, किस आर्टिकल्स में है ये, 75, आर्टिकल 75, ये सब एकदम तुम्हारे टिप पे होना चाहिए। इट हैज़ ए फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस। कैसे यूनिटरी, अब यूनिटरी बायस है तो यूनिटरी बायस का मतलब क्या है, ये कैसे आप बताओगे, जो यूनिटरी प्रोविजंस होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिखाएंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है फेडरल तो है बट बायस टूवर्ड्स
यूनिटरी। अब ये सब चीज़ें सब डिटेल में आपको आगे पढ़ाए जाएंगे आगे क्लासेस में। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 246 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यही मैं आपको बोल रहा था पहले। आर्टिकल 246 में ही हमारा शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में क्या है, अब कैसे, अब देखो कैसे मुझे याद है, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, पावर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर हुआ है, तो आर्टिकल 246, और ये कहाँ पे हुआ है, शेड्यूल 7 में, 3 लिस्ट की बात हो रही है, तो इसलिए सब कुछ को आपको लिंक करके पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट। बताओ आर्टिकल 148 किससे रिलेटेड है, कमेंट में बताना इसको। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे देश में, तो अनलाइक फेडरल कंट्रीज लाइक द यूएस, इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप फॉर इंटायर कंट्री। उसके बाद हमारा सेकुलर स्टेट है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में बताया गया है। अब बताओ सेकुलर कब ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सब दोस्तों ऐसे ही ये सब चीज़ें याद होंगी, बार बार रिवाइज करो। यूएएफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे देश में कब 21 साल से जो हमारा वोट देने का एज होता है उसको घटा के 18 साल कर दिए गए। बताओ, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। तो अब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, किस साल था ये आपको बताना है, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, दोनों चीज़ बताने हैं। तो इससे बार बार इन्हीं सब चीज़ों से रिवाइज करते रहोगे तो सब चीज़ें याद होंगे। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे याद रखना कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी अमेंडमेंट प्रोसीजर, सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, अदर्स रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी। दोस्तों ये सब बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा अभी घुस नहीं रहा हूँ, क्योंकि हर पॉइंट्स, क्योंकि मैं मैक्सिमम सेशंस को बना रहा हूँ तो पता है कि किन पॉइंट्स को मैंने किस लेवल तक आपको पढ़ाया है। इमरजेंसी प्रोविजंस ये सब तो मैं सेशंस से अलग से ले रहा हूँ, ये सब आर्टिकल्स के अंदर है, तो बस मैं अभी दिखा दे रहा हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर बारीक छोटी सी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा लेंदी हो गया है। लैंग्वेज पॉलिसी आर्टिकल 343 से 351 तक, प्लुरलिज्म एंड एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, तो आप ये देख लीजिएगा, ये सब आगे सब पढ़ाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि समरी टेबल ऑफ की फीचर्स एंड आर्टिकल्स। अब लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन पीपल्स पावर जो हम प्रेम्बल में पढ़ेंगे आर्टिकल 1, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 74-75 से डिसाइड होगा, फेडरल स्ट्रक्चर 246, क्यों 246, क्योंकि इसमें 3 लिस्ट की बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, इसीलिए 7 शेड्यूल। अब देखो आपका इससे शेड्यूल भी याद हो रहा है, शेड्यूल से रिलेटेड आर्टिकल भी याद हो रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स, ये सब आर्टिकल्स आप देख लो दोस्तों, इसमें हमको ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। आल्दो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, सभी आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, एक ऐसा नहीं है कि जहाँ से क्वेश्चंस अभी तक ना आया हो। अब हम सब आते हैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम आपको अगले सेशन 2 जो होगा, मतलब पार्ट 2 मुझे बोलना चाहिए, पार्ट 2 जो वीडियो होगा सेशन 1 का, उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। हमने प्लान सोचा है कि पार्ट 2 वीडियो ऑफ सेशन 1, उसमें हम आपको इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारा प्लान है कि हम 25 मिनट से ज़्यादा लेंथ न रखें वीडियोज़ का, तो इसीलिए आल्दो ये 29 मिनट्स हो गए हैं, बट ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।